नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने सड़क की दुर्दशा पर लगाई फटकार। व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक की परीक्षा हुई संपन्न। अब खबरें विस्तार से। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों, लव जिहाद और अवैध घुसपैठ जैसे संवेदनशील मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर धर्म सेना कोरबा द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जिला प्रशासन कार्यालय पहुंची, जहां संगठन के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि इन मामलों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि समाज में शांति बना रहे। धर्म सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं से सामाजिक संगठन पर असर पड़ रहा है और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही संगठन की ओर से कहा गया कि यदि समय रहते इन मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो धर्म सेना उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मैं ठाकुर राम सिंह भैया से निवेदन करता हूँ, आगे आएंगे। तीन सड़क भी आगे। सभी लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग सभी का जय जय श्री राम। आगे बढ़ाओ, गाड़ी और आगे लेके चलो, आगे चलो। जय जय श्री राम। आज धर्म सेना के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला में इतनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है कि हमारे हिंदुओं का मतलब इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है कि मतलब कि गांव का गली गली मोहल्ले मोहल्ले के धर्मांतरण बढ़ती जा रही है और लव जिहाद की शिकार हमारी बहनें हो रही हैं। उसके रोक लगाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हिंदू बढ़ता जा रहा है। हिंदू तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हिंदू बढ़ेगा ही। बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। ये राजनीतिक क्षेत्र के अलग अलग जो है कि मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक के लोग जो है कि हिंदू को बांट रहे हैं, लेकिन संगठन जो धर्म सेना का काम है वो जोड़ने का काम करता है, हिंदू को तोड़ने का काम नहीं करता है। धर्मांतरण, लव जिहाद जो तेजी से बढ़ रहा है, ये इन लोगों की एक षड्यंत्र है। हमारे देश में हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन उसी रूप में बदले हुए रूप में एक षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिन लोग हमको आके यहाँ छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। 2-2 हजार रुपया में लालच दे के आज आप जाके देखिए, बलरामपुर में करोड़ों रुपया पकड़े हैं इस लव जिहाद करने के लिए। क्योंकि ये षड्यंत्र है। लालच देके हमको बरगला के ये लोग अपना समुदाय बढ़ाना चाह रहे हैं। कल इनका समुदाय बढ़ेगा तो हम एक मुल्क फिर बनेगा। हिंदुस्तान आज तक कितने मुल्क बनते आए हैं, फिर से एक नया मुल्क बनाने का एक षड्यंत्र है ये।
क्या कारण मानते हैं कि आप हिंदू रैलियों में जहाँ पे डीजे साउंड होता है वहाँ पे हजारों की भीड़ होती है, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में मुट्ठी भर लोग होते हैं, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि हम हिंदू हल्ला जरूर करते हैं, हम आते हैं, लेकिन हम जमीन पे काम हमको करना पड़ेगा। अब हमको जिस तरह ये लोग क्या करते हैं, मोहल्ले में चोरी से घुसते हैं, उसी तरह आज हमको हिंदू को जैसे एक परिवार में घुस के काम करते हैं। सबसे पहले हम हिंदू, हम अपने घर को बचाना होगा, उसके बाद परिवार को बचाना होगा। आज धर्म सेना के द्वारा यहाँ पे आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसके द्वारा इन लोग ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में मुख्यतः जो धर्मांतरण के संबंध में है और लव जिहाद को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों पर अवैध रूप से जो है धार्मिक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसकी एक सूची दिए हैं और उस पर कार्रवाई संबंधित बात कही गई है। तो इनको आश्वासन दिया गया है कि इसकी संबंधित जो ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन को राज्य शासन को भेजा जाएगा और जो अवैध रूप से जो चंगाई सभा के बारे में बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, नोटिस भी जारी किया गया था जहाँ पर चंगाई सभा चल रहा है, नोटिस के बाद क्या कार्रवाई की? किस नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ तक इसकी तो चल रहा है, उसके पूर्व भी आवेदन दिया गया हुआ था जहाँ पे नोटिस पूर्व में कुछ एक जगहों पे शिकायत प्राप्त हुई थी, उस जगह को बंद कराया गया था और उसके अन्यथा दूसरे नोटिस के बारे में जानकारी। कोरबा जिले में दिपका से कुचेना इमली छापर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क तेज बारिश के चलते बह गई है। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी से निकलने वाले राखड़ ने बरसात के पानी की दिशा बदल दी, जिससे बहाव तेज हो गया और सड़क बह गई। इस क्षेत्र में 4 पहिया और भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क की इस दुर्दशा पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कड़ी नाराजगी जताई। विधायक सड़क निरीक्षण पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक के निर्देश के बाद सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है और प्रशासन ने जल्द ही आवागमन सामान्य होने की उम्मीद जताई है। स्थानीय लोगों को अब राहत मिलने की संभावना है। जिले में रविवार को व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बार परीक्षा में कुछ नए नियमों को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य नकल प्रकरणों पर पूरी तरह से रोक लगाना था। खास बात यह रही कि परीक्षा केंद्रों में फुल बांह की शर्ट पहनने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही केंद्र का गेट बंद कर दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। परीक्षार्थियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ा। गाड़ी की चाबी, मोबाइल और अन्य धातु वस्तुएं केंद्र में जमा करनी पड़ी। इसको लेकर कुछ विद्यार्थियों को असुविधा भी हुई, लेकिन अधिकतर छात्र छात्राएं पूरी तरह से सतर्क और जागरूक नजर आए। एग्जाम दिलाने के लिए आया था। कौन सा एग्जाम था? आबकारी आरक्षक का। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो ठीक ही गया है। कैसे क्वेश्चन आए थे? कठिन बोलेंगे, सरल? हाँ, कठिन सरल मिक्स थे। तो अच्छा, ये बताइए, इस बार व्यापम की तरफ से कुछ नियम चेंज किए गए थे। क्या क्या नियम चेंज है, आपकी जानकारी बताएंगे? नियम चेंज हुई, शर्ट हाफ होना चाहिए और जो पुलिस वाला जो चेकिंग करते हैं मशीन से वही चेक किए। तो मतलब ऐसे नियम चेंज हुआ, इससे क्या कुछ समस्या आ रही कि ठीक है? नए लोग को तो समस्या आ रही है, इसके प्रति जागरूक थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो लोगों में जागरूकता लाना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्या चीज़ पहन के आना नहीं आना है। मतलब दिशा निर्देश पढ़ के आने वाले के लिए ठीक है? हाँ, दिशा निर्देश पढ़ के आने वाले लोग को ठीक है। अच्छा, अगर कोई फुल शर्ट पहन करके आया रहेगा तो उसके लिए क्या है, किस तरह अंदर जाएगा? अब उसके लिए तो जो एग्जाम सेंटर वाले वही बता पाएंगे, उसके विषय में मैं क्या बताऊं। आबकारी विभाग का एग्जाम था। ये बताइए, अभी इस बार व्यापम के कुछ नियम चेंज हुए? जी, इस बार नियम चेंज हुए हैं, जैसे कि आपको टी शर्ट पहन के आना है हल्के कलर का, और अपना पैंट पहन सकते हैं, जीन्स वगैरह पहन सकते हैं, और फुटवेयर में आपको चप्पल पहन के आना है। शूज वगैरह अलाउ नहीं था। और जैसे कि अगर जा रहे हैं तो गाड़ी में आए हैं तो चाबी भी ले जाना अलाउ नहीं था। माला वगैरह भी निकलवा के जा रहे थे। रुमाल वगैरह जो सिंपल है वो ले जा सकते हैं, गमछा वमछा कुछ नहीं ले जा सकते।
जो जिन भाइयों ने फुल शर्ट पहन के आया था वो जैसे उनके पास टी शर्ट वगैरह नहीं था तो उनने काट के हाफ शर्ट बना के पहन के गए थे। व्यापम का नियम चेंज होने के बाद पहला एग्जाम था। हाँ, ये चेंज होने के बाद पहला एग्जाम था। क्या कुछ समस्या हुई स्टूडेंट्स को? हाँ, स्टूडेंट को थोड़ा सा समस्या हो गया, जैसे कि एक चाबी है जो कि बहुत बड़ा चीज नहीं होता, और चाबी अब आए हैं तो गाड़ी में तो आए होंगे, अब चाबी को फिर भी यहाँ जमा करवा रहे हैं कि चाबी भी नहीं ले जाना है आपको, तो उसके लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, और एक वहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रहा है, वहाँ तो लाइन लगाना ही नहीं पड़ रहा है, और जहाँ की सामान छोड़ रहा है मोबाइल वोबाइल समझ आता है, और घड़ी वगैरह भी तो रखवा दिए हैं, लेकिन चाबी भी रखवा दी है, तो उसके लिए लाइन वगैरह, बस ये दिक्कत था, बाकी ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पहले नियम चल काफी हार्ड हुए तो कुछ स्टूडेंट जो चीटिंग करते थे उनके वजह से बाकी समस्या हो रही है। एक के वजह से सभी स्टूडेंट को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आप जा रहे हैं, आप दे रहे हैं, अच्छा से एग्जाम आपका गया, उसमें कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अरे ये लेने गया, एक के वजह से मतलब बार बार उन चीजों को याद किया जाएगा, उस लड़की को या फिर जिसके वजह से चीटिंग हुआ उसको याद किया जाएगा, उसके चक्कर में हम फंस रहे हैं, ऐसा ये प्रॉब्लम है सबके साथ। आज आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा था और इसमें कोरबा जिले में कुल 27 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 8,700 बच्चे पंजीकृत थे और उपस्थित रहे 7,140 बच्चे। सर, इस बार व्यापम की तरफ से नियमों कुछ चेंज किए गए थे, क्या चेंज? बहुत नीट के तर्ज पर प्रयास किया गया है। इस एग्जाम में कई घटनाएं घट रही थी नकल प्रकरण के, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे कारगर उपाय अपनाए गए, जैसे बच्चों को जूता पहन कर नहीं आना है स्लीपर में, या हल्के कलर का शर्ट हाफ स्लीव वाला, हाफ बाह वाला, बेल्ट, टोपी, ये सब चीज प्रतिबंधित थे। कान में कोई ऑर्नामेंट वगैरह ना पहने। सर, नियम चेंज होने के बाद पहला एग्जाम था, क्या बच्चे जागरूक भी थे कि कुछ बच्चे ऐसे नहीं? अधिकांश देखिए बच्चे इसलिए जागरूक हो गए कि उनके एडमिट कार्ड में ही सारे टर्म्स कंडीशन, जो परीक्षार्थियों के लिए जितने सारे निर्देश जो मैंने बताया वो सारे उल्लेखित थे, और काफ़ी मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार भी इसको किया गया था ताकि बच्चे अवेयर रहें और उसी तैयारी में एग्ज़ाम देने आए, और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई कोताही ताकि न बरती जाए। सभी के लिए एक समान रूल था, और अब बच्चों को आधा घंटे पहले ही एंट्री कर लेना था। इसमें पहले ये था कि परीक्षा के टाइम में भी आते थे तो भी हम एंट्री करते थे, इसमें आधा घंटे बाद यदि कोई परीक्षार्थी यदि आता है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे फिर भी, जैसे परीक्षा 11 बजे से था ना, तो उनको हम 10:30 बजे तक ही अलाउ करते हैं। वो मेन डोर परिसर में हमारा एंट्री कर गया 10:30 बजे, तो उसको आसानी से हम परीक्षा में बैठने देते हैं। कुछ बच्चे फिर भी फुल स्लीव शर्ट पहन के आए थे, कुछ समस्या नहीं? ऐसे प्रकरण अभी मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 1-2 फुल स्लीव आए थे, तो अपने ही वो चेंज करके आ गए अपने घर से, और चेंज करके फिर उनको बैठाया गया। कोई डार्क कलर का शर्ट या इस प्रकार से पहने थे तो वो भी अपना चेंज करके आकर बाकायदा वो अनुशासित होकर एग्जाम दिए। चौहान समाज द्वारा छत्तीसगढ़ के हरेली पर्व के शुभ अवसर पर भव्य सांस्कृतिक एवं पारंपरिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजना एवं नई पीढ़ी को पारंपरिक मूल्यों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, साथ ही विजेताओं को सम्मान एवं पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में चौहान समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित भारी संख्या में चौहान समाज के सदस्य उपस्थित रहे। कोरबा वासियों को अब टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बिलासपुर या रायपुर जैसे बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिले के मेडिकल कॉलेज में अब टीबी के नए पद्धति के से उपचार की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे मरीजों का इलाज मात्र 6 महीने में ही संभव हो पाएगा।
दवाइयों और आधुनिक तकनीक के साथ यह इलाज पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और कम समय में परिणाम देने वाला साबित हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी और मरीजों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। कोरबा के लोगों के लिए ये एक राहत भरी खबर है। मैं डॉक्टर शशिकांत भास्कर, सहायक प्राध्यापक छाती रोग विभाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हूँ कोरबा में। और हम जो कि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR टीबी के केसेस के लिए एक नई रेजिमेन आई है जो कि शॉर्ट कोर्स रेजिमेन है। 6 महीने में हम MDR का इलाज कर सकते हैं। इस रेजिमेन का नाम है बी पालम रेजिमेन। इसमें 4 प्रकार की मुख्य रूप से दवा है: बेडाक्विलिन, रिटोमेनिड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन। इस दवाइयों का 6 महीने के कोर्स में पेशेंट को हम OPD बेसिस पे बिना भर्ती किए हम उनको इनिशिएट करके फॉलोअप करके उसका इलाज कर सकते हैं। जबकि पहले जो रेजिमेन था, जो लॉन्गर रेजिमेन जो 1.5 साल का कोर्स होता था, उसके बाद फिर शॉर्टर रेजिमेन भी आया जो 9 से 11 महीने का कोर्स है। तो मोटा मोटा 1 साल से 1.5 साल तक मरीजों को इलाज करना पड़ता था। और उससे और पहले अगर हम जाएं तो पहले मरीजों को MDR के लिए इंजेक्शन भी लगाने पड़ते थे। तो चूँकि मरीजों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, उनको दूरस्थ जाना पड़ता था और दवाइयाँ के लिए उनको भर्ती भी होना पड़ता था, साथ में उनको 1.5 साल का कोर्स करना भी पड़ता था। तो ये सब की से निजात के लिए ये जो नया रेजिमेन आया है वो काफ़ी उनके लिए रामबाण साबित होगा। और हम अगर ऐसे मरीजों को जो OPD बेसिस पे हम इलाज कर सकते हैं तो उनको दूर रायपुर, बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा और हम यहाँ से भी हम ट्रीटमेंट जो है उनको इनिशिएट करके उसका इलाज कर सकते हैं। कोरबा शहर के RP नगर फेज 2 सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई। एक बदमाश कंप्यूटर व्यवसायी के घर घुस आया और घर में मौजूद महिलाओं के गले पर चाकू रख दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले व्यवसायी की पत्नी को धमकाया और बेटे की तबीयत बिगड़ने की कहानी सुनाकर रुपए की मांग करने लगा। इस दौरान महिला द्वारा विरोध करने पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। मोबाइल पर बातचीत के दौरान जब रिश्तेदारों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने तत्काल पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। ये देखिए चाकू लेकर घुसा घर में। ये देखिए चाकू लेकर घुसा। जिनके यहाँ घटने में मेरी भाभी का घर है, सगी भाभी का घर है। तो मेरी बहन से भागलपुर बात कर रही थी। उसी पीरियड में उसको बहन को पता चला कि भाभी चिल्लाई जोर से, कौन आ गया कैसे इस टाइप का, और उसका फ़ोन हाथ से गिर गया। तो मेरी बहन ने मेरे को भागलपुर से इमीडिएट फ़ोन किया, अरुण तू भाभी के यहाँ तुरंत जाओ, उसका कुछ ना कुछ हुआ है, तो जहाँ भी है जैसे जिस स्थिति में तुरंत जाओ। मैं और मेरे बहनों ही हैं, संजय अग्रवाल, हम दोनों घर में, हमारे घर मुड़ा पर मेरे घर वहाँ बैठे थे। इमीडिएट हम लोग सीधा आया तो देखे तो भाभी तुरंत हम लोग को देख के आगे गेट बंद जब खटखटाया, हल्का सा खोल के देखी तो बोली, इशारा में बोली चाकू है, देख के तो हम लोग को लगा कि ये मार डालेगा। हम लोग चौक गए, तुरंत इमीडिएट पुलिस को ले, तुरंत पुलिस वाले मेरे पीछे मोटरसाइकिल में बैठे, 2 पुलिस वाले बैठे, तुरंत जाके फिर उनको अरेस्ट करके लाया। इस संबंध में रामपुर पुलिस चौकी को, थाने को सूचना मिली थी तो तत्काल पहुंची थी। अब पुलिस वहां पर पहुंची थी और उसको, आरोपी को अपने साथ में लेके गई है। उसके संबंध में FIR दर्ज की जा रही है, उसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला क्या है? चाकू लेके अंदर घुस गया था, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। धनवारपारा इमलीडुग्गू से एक नंदी को लोगों की सूचना पर गौ सेवा समिति राहत कौशल दल द्वारा रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बैल रेबीज से संक्रमित हो गया था, जिससे उसकी हरकतें अनियंत्रित हो गई थी और वह आसपास के लोगों व जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा था। स्थानीय लोगों की चिंता और खतरे को देखते हुए समिति की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बैल को सुरक्षित रूप से पकड़ा। इस दौरान बचाव दल ने सभी जरूरी सावधानियों का पालन किया। ग्रामीणों ने समिति की इस पहल की सराहना की और राहत की सांस ली। समिति ने लोगों से अपील की कि यदि ऐसी
किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या बीमार जानवर नजर आए तो तुरंत सूचना दे, जिससे समय रहते आवश्यक कदम उठाया जा सके। क्या हो गया था? सांड बिया की बांध के रखे हैं और क्या मोहल्ले वाले लोग क्या कंप्लेन किए थे? 2 दिन से सूचना मिल रही थी कि एक गाय नंदी बाबा जो रेबीज के कारण पागल हो गई है, तो सूचना मिलते ही हमारी गौसेवा टीम आई, प्राणरक्षक गजानन गौसेवा दल आके इसका रेस्क्यू किए। ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बाकी कोशिश करते हैं। ये अभी 8 लोगों को घायल कर चुके हैं। ये धनवार पर कलमी टुकड़ी में 8-9 लोग को घायल कर चुका है अभी तक। तो ये कब से था ये ऐसा? 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी लगातार। इस बचने की कोई उम्मीद है कि क्या हो गया इस पर? तो रेबीज का सिम्टम्स है, ऐसा कुछ बताते हैं। अब इसमें तो कोई तोड़ नहीं बना है, दवाई नहीं बना है, वैक्सीन कोई बना नहीं है। अब बाकी घायल करके इसको बांध के रखे हुए हैं। बुधवार की महिला समिति द्वारा सावन उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सजकर भाग लिया तथा लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्सव के दौरान महिलाओं ने झूला झूलने की परंपरा का भी आनंद लिया और सावन के गीतों से माहौल को रंग दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। हाँ, ये ठीक है। नहीं बने। ए गुड़िया, क्या नहीं क्या एक खड़ा हो गया। आज हमारे मोहल्ले में सब महिलाएं मिलकर सावन उत्सव मना रही हैं। अच्छा, हर साल मनाते हैं आप लोग? हाँ। इतनी भीड़ हर साल रहती है? इससे ज्यादा रहती है। झूला भी बनाए हैं आप लोग? हाँ। झूला झूले हैं? हाँ, झूले हैं। बस। प्रगति नगर के नदिया खार गेवरा घाट इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 30 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका 3 बच्चों की मां थी और बीते 3 वर्षों से अपने मामा के घर में रहकर अपने एक बच्चे के साथ काम करके जीवन यापन कर रही थी। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह उसका छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आसपास के लोगों को जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर सभी सन्न रह गए। महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
अच्छा, यही रहती थी? यही। उसका पति कहाँ? उसका पति को मालूम नहीं, वो गाँव के। ये आपकी भांजी है। आपकी भांजी का क्या नाम है जी? सेल कुमारी। हाँ, क्या कर रही थी तो ये फांसी लगा ली? कुछ नहीं मालूम सर। अब हम लोग बस्ती में रहते हैं, अभी यहाँ रहत रही से कमात रही से रोज काल शाम के भी काम में ऐसे का 6 बजे नहाई से धोई से अब घर में का करी से तो ये भी नहीं मालूम। अब हम कोरबा अंदर ले आए हैं, अभी कोई फोन करी से मनता जो किराया में रखे ना कि नहीं उठीस ना बच्चा रोइस ना। जब वो खटखटवाए है तब मतलब फोन करे तो जब हम सब लोग आए हैं। दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ, ताला बंद था। ताला बंद था। और ये उस समय जब फांसी लगाया आप घर में कोई नहीं था? ना। ये यहाँ उसके पति यहाँ नहीं रहते थे? ना, अकेला था दोनों बाहर। ये एक बच्चा और इसकी माँ अकेली रहती थी। घर आपका है? हाँ। और यही रह के काम का अपने पति के साथ नहीं रहते? कितने सालों से यहाँ रहते? कोई साल भर टाइप, कोई से ज़्यादा टाइम नहीं हो रही। अपन खा पी के सो गए ना। एमन सुबह जब टाइम माँ नहीं उठे है तब जब एमन दरवाज़ा खोल के खटखटवाए थे बच्चा रो है ना, जब हम फ़ोन करे हैं तो कोई वो पन्नी से झाँक के देखे है जब जाने हैं। ये तो कोई वाला नहीं जाना। बच्चा अंदर में था? हाँ, बच्चा अंदर में था। कितने बच्चे हैं उनके? एक ठोई घर हरे। अभी यहाँ अपन साथ में एक ठोक रखे हैं। 2 बच्चा हुए का तो पति करा रही थी 2 बच्चे। अच्छा, एक बच्चा इनके साथ रहते थे, 2 बच्चे उनके पति के साथ रहते। अच्छा, कुछ कहा सुनी किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं सारे सब की तो मालूम नहीं है। गणेश पटेल। ये जो हुआ है हादसा, ये कोई आपके रिश्तेदार लगती थी? क्या लगती? मेरा भांजी का। यहाँ कब से रह रही थी वो? तो जो है 2-3 साल। 2-3 साल से। इनका पति इनके साथ रहता? नहीं रहता। अकेले रहती थी? बच्चे। तो कल काम वाम में गई थी कि कल से नहीं थी? नहीं, कर गया था। किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था? पता नहीं। तो हॉस्टल से आया था, अपना जो खाना वाना बनाना था सोया था। तो कैसे पता चला लोगों को? पड़ोसी में किराया में रहता है ना, वो देखा अभी से उठा नहीं है तो क्या हुआ ऐसे तो इसी से वो जानकारी नहीं करते। मेरे को जो है और छोटी जो है मेरे को बताया, मैं जा रहा था थोड़ा कोरबा काम से, तो इस बीच में मेरे को बताया तो मेरे को पता चला। और बच्चा अंदर में वो बच्चा अंदर में था। अंदर में। और कितने बच्चे हैं इनके? इनके जो है 2 बच्चे इसके पापा के साथ में, 1 बच्चे इसके साथ में थे। इनके पापा इनके जो पति थे वो यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते थे, बस जो है वहाँ रहता है, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं। हाँ। और 2 बच्चे उनके साथ? उसके साथ है। 1 बच्चे जो छोटा जो है इसके। इनका गांव कहाँ है? तो इसका गांव तो पता नहीं है, मगर यहाँ से ज़्यादा करके जो मकान है ना उसको पता है, उसके गाँव। मगर यही रहती थी? यहीं रहती थी। अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? ये नहीं पता अपने को, मैं यहाँ का नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? पता है आपको? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? मेरे को नहीं आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, हम सब यहाँ पे अच्छे ही है। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है?
कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है, पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल, अब यहाँ का मैं रहने वाला तो वैसे भी नहीं हूँ, तो कन्फर्म नहीं बता पाऊँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल पता है आपको? आपको पता है? क्या बोले? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? अरे नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल नहीं मालूम, सॉरी नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से रहें। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल? अरे कोरबा के हम हैं नहीं। अरे है हो कोरबा के, बताओ। अभी अब नए नए आए हैं, बौद्ध स्थल बताओ ना, जहाँ पर बुद्ध का वो रहता है, भगवान बुद्ध का। समाज कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाली का मैसेज यही है कि बरसात में थोड़ा से देख के रहें, और जहाँ पानी का भराव हो वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी न डालें, और लोगों के ऊपर छींटे न पड़े, बस यही है। थैंक यू। कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है? पाली। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वो सड़क में गड्ढे है, उसको रिपेयर कराते जल्दी जल्दी तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है पाली। आज के हमारे विजेता रहे हैं विजेंद्र, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145. Happy learning. सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।